नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात बिहार में जातीय जनगणना को लेकर। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र किया और कहा कि जातीय जनगणना से अलग है, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि सर्वे के मामले पर सरकार लोगों के प्राइवेसी और व्यक्तियों के डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए सरकार ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। तो बिहार सरकार का कहना था कि पटना हाई कोर्ट ने मामले में पूरी बात नहीं सुनी और जाति सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है और आपको बता दें कि इसके पहले 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार के नीतीश कुमार सरकार को झटका देते हुए जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी और पटना हाई कोर्ट ने 3 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 मई को अपना फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली ये पीठ अब मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। तो जातीय जनगणना में सुप्रीम जो पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जो पेच है वो फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार की दलील, सर्वे का ज्यादातर काम पूरा हो गया है, सिर्फ 10 दिन का काम बाकी है और इसे चलने दिया जाए। यह आग्रह 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब भी जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, हालांकि इसे जारी नहीं किया गया था। तो बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। जातीय जनगणना मामले में बिहार सरकार को झटका, तो ये कहा जाए कि एक तगड़ा झटका, क्योंकि 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। नीतीश सरकार और बाकी गठबंधन सरकार को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। दलील और सर्वे का अगर बताया जाए बिहार सरकार की ओर से सिर्फ 10 दिन का काम बाकी है और इसे चलने दिया जाए, ये आग्रह भी है बिहार सरकार का। 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सवाल बेहद अहम ये भी है क्योंकि जातीय जनगणना पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, तो क्या इससे बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पलायन दूर हो जाएगा? इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जातीय जनगणना पर फोकस राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, सियासत का जो मुद्दा है वो फिलहाल भटकता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को अगली सुनवाई। तो आपको बता दें, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात यानी कि क्रमशः अगर इसके प्रतिशत की बात की जाए तो 18 पॉइंट तो इसी जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। क्या कुछ पेच फंसते नजर आ रहे हैं, इसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आर बाग हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अक्षय आर्या भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आर जी से करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसता नजर आ रहा है, क्या नजरिया हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपसे जानना चाहेंगे जातीय जनगणना को लेकर। जी थैंक यू। देखिए, बात है कि ये तो सेंटर का लिस्ट में आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 का और सीरियल नंबर 69 का पेज है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर इस विषय में कुछ सर्वे करना और उसी के बेसिस पे अगर कोई सर्वे या कोई, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे भी है, तो ये मैं मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से मामला नहीं है। आप स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक एक्ट बना सकती थी और इस दिशा में काम कर सकती थी। तो उन्होंने ये काम नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने। आई थिंक कि जो एडवोकेट जनरल साहब है, कि जो लॉ ऑफिसर है, उनको एडवाइस करना चाहिए था कि एक छोटी सी एक्ट बना के इस विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया कि हम आपको दिस इज नॉट द फिट केस टू गिव हिम दिस स्टे, और इंटरिम कुछ देने के लिए ग्राउंड नहीं है, यही कहा है। और नेक्स्ट 14 जुलाई को अगर इनकेस स्टेट हाई कोर्ट में ये मामला अगर विचार नहीं हो पाता या लिस्ट नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। मामला खत्म नहीं हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ नहीं है, क्लियर लॉ पॉइंट का केस है। स्टेट गवर्नमेंट को, नीतीश कुमार की सरकार को, अगर इस विषय में कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करना था, तो ये स्टेट लिस्ट में अगर मैटर होता सेंसस तो कर सकते थे, या कंकरेंट लिस्ट में होता तभी कर सकते थे। मामला सेंसस का है, सेंसस का मतलब ये सेंटर स्टेट में है, तो उसी बेसिस पे उनको कानूनन जो चीज ये गया। मगर दूसरी जो पहलू है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी का, इक्वल अपॉर्चुनिटी का डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 का कि इस बेसिस पे कास्ट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें हैं। आर्टिकल 21 भी है। तो ये सारे चीज है जिसका हवाला भी दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से फिर भी किया सुप्रीम कोर्ट पे, मगर कुछ खास सेटिस्फाई नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट के इस विषय में। अगर एक्ट बनाया होता बैकवर्ड को डेवलपमेंट के लिए, वही डेटा नहीं होगा तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल अच्छा दलील हो सकता था। अगर डेटा नहीं है, आप जैसे कि किसी घर में 10 आदमी है, 10 लोगों के लिए खाना लाना है, 10 लोगों के लिए खाना लाना है, तो आपको डेटा होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये अच्छे तरीके से किया जा सकता। मैं और एक सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विषय पे मैं जो अब आने की कोशिश करूंगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल डेटा का ना होना, ना दे पाना, इसकी वजह भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा जी। वीरप्पा मोइली साहब जब इस टाइम पे मिनिस्टर थे, 2011 से हम इस इशू पे काफी इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा नहीं कि इस देश में कास्ट सेंसस नहीं होता था। ब्रिटिश टाइम से 1911 और 31 के बाद ये कास्ट सेंसस होना बंद हो गया। उससे पहले कास्ट सेंसस होता था। ऐसा नहीं है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आज भी कास्ट सेंसस होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इस देश में जानवरों की गिनती होता है, मगर ओबीसी की गिनती करने में दिक्कत क्या है? कौन सी मजबूरी है? ये भी एक पहलू है। तो इसीलिए कि ये, क्योंकि हम लोगों के पास पहले तो प्लानिंग कमीशन था, उसको खत्म करके अभी नीति आयोग बनी है। नीति आयोग इसलिए बनी है कि भाई नीति बना सके। अभी आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास सर्वे नहीं है, इतने लोग हैं, क्वांटिटी है ही नहीं, तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट उनके पास कैसे लेकर जाते हैं? ये तमाम, लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि सर्वे कंप्लीट है, 10 दिन का, और जो कार्रवाई है उसे सुचारू रहने दीजिए, ऐसा आग्रह भी किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। ऑलमोस्ट काम हो गया। फर्स्ट फेज हम देखेंगे कि 7 जनवरी से 21 जनवरी तक फर्स्ट फेज का हुआ। इसके बाद 15 अप्रैल से काम शुरू हो गया था। लगभग 15 मई तक सेकंड सर्विस स्टार्ट हो जाता, तो ऑलमोस्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट में काम दे दिया गया था। और दूसरी तरफ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में सबको पता है कि किसका कास्ट फिल्म की है, जाति प्रधान देश, सबको पता है।
और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो बैरियर लगा दिया है स्टेट हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में, यू कैन नॉट शेयर द डेटा। ये प्राइवेसी का मामला है, और आप डेटा किसको शेयर नहीं कर सकते। ये एक बैरियर भी लगा दिया है, आप यू कैन नॉट शेयर द डेटा विद एनीबॉडी एल्स, इवन इफ की चाहे तो बिहार सरकार अपने इस्तेमाल में भी नहीं ला सकती है जो डेटा कलेक्ट किया गया है। ये सारा चीज है। तो ये जो सारे मसले हैं, आप इसको कई सारे लोग जुडिशियल पॉलिटिक्स में कह रहे हैं, रिजर्वेशन इन हाईकोर्ट का इशू भी हो रहा है, एक माहौल बन रहा है। ये काश हमारा कोई वहां जज होता या ये होता तो एक बिहार का पटना हाईकोर्ट में मैटर लगा था, तो वहां पे मैटर एक आर्गुमेंट करके आ रहा हूँ, बहुत माहौल बन रहा है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को मैडम एक एक्ट बनाना चाहिए, उसी के तहत स्टेट का पावर है कि एक्ट बनाए, कानून बना के उसके बाद उस सर्वे पे आते तो ये अच्छा होता है। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे आर बाग जी। हमारे साथ शैलेश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता भी बिहार से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेश सिंह जी, आपके पास आएंगे। अक्षय आर्या जी बीजेपी नेता हैं। देखा जाए तो एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है नीतीश सरकार और साथ ही जो गठबंधन सरकार है, इसको लेकर जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? दरअसल लोग चाहते थे, बिहार का जनमत यही था कि जातीय जनगणना हो, और एक प्रतिनिधि मंडल नीतीश जी के समय में, नीतीश जी की सरकार के रहते हुए, नीतीश जी के नेतृत्व में सारे दल के प्रतिनिधि मंडल नरेंद्र मोदी जी से जाके मिले थे, और तभी यह है सभी दलों की सहमति बनी थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और तब से जाकर कांग्रेस का भी स्टैंड रहा कि बिहार में जातीय जनगणना हो। भाजपा भी चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, परंतु केंद्र सरकार का रुख देखते हुए बिहार के भाजपा ने पलटी मार दी कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। और उस रुख को देखते हुए बिहार भाजपा का रुख बदल गया, जबकि जब भाजपा के साथ नीतीश जी के साथ गठबंधन थी, उस समय वे नीतीश जी के साथ जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, सभी दलों के नेता मिले थे, और आज भी यही रुख रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी गई, तब हम लोग सरकार के ऊपर निगाह है, केंद्र सरकार के ऊपर, कि भाई कैबिनेट में एक डिसीजन लाए, एक मत लाए, और फिर जाकर के जातीय जनगणना हो। बिल्कुल, जातीय जनगणना होने से ये रहेगा कि जो हमारा आरक्षण की पद्धति है उसको कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, या कितने साल तक उसको चलाना है। जब देश आजाद हुआ था तब फिर ये आरक्षण की पद्धति को 50 साल के लिए रखा गया था, परंतु जाकर के जब समाज में लेकिन जब आरक्षण का जिक्र हो जाता है, जातीय जनगणना की बात होती है, तो सवाल अपने आप ये आ जाता है कि आरक्षण से होगा क्या फायदे मिलेंगे? नहीं, आजादी के बाद लोगों को फायदा मिला है, ये आप नहीं कह सकते हैं। गरीबी दूर हुई क्या? अगर बिहार की बात करें तो क्या गरीबी दूर हुई जातीय जनगणना से? होगी, गरीबी दूर हो जाएगी, जो हमारे निचले स्तर पे बिहार का पलायन रुक जाएगा। देखिए, काफी सुधार हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आरक्षण से निचले स्तर के निचले तबके के लोगों को लाभ नहीं मिला है। उसका सामाजिक सुधार भी हुआ है। जब से मंडल आयोग भी 89-90 में मंडल आयोग का जब लागू हुई, मुझे ऐसा लगता है शैलेश सिंह जी कि 32 साल पहले जो बिहार की स्थिति रही है वो आज भी नजर आ रही है। जातीय जनगणना का जिक्र जोर दिया जा रहा है, राजनीति खेमे में जो राजनीतिकरण जिस तरीके से की जा रही है, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें या सामाजिक स्तर की बात करें, स्थिति जस की तस नजर आ रही है। ना गरीबी दूर होती नजर आ रही है, ना बेरोजगारी दूर होती नजर आ रही है, ना पलायन रुकता नजर आ रहा है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जातीय जनगणना पर जोर दे रही हैं। लेकिन इससे होगा क्या, ये सवाल भी बेहद अहम उठ जाता है यहाँ पर। हालांकि वापस लौटेंगे
आएंगे आपके पास। अक्षय आर्या जी का रुख कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बीजेपी भी अचानक से क्यों पलट गई ये भी जानना जरूरी है, और साथ ही जो झटका लगता नीतीश सरकार को नजर आ रहा है और गठबंधन सरकार को तगड़ा झटका लगा है, तो इसको लेकर प्रतिक्रिया भी जानेंगे अक्षय आर्या जी आपकी। सोनी जी, पहले तो सुधार लें, मैं अक्षय आर्या नहीं हूँ, मैं कुमार कौशलेंद्र हूँ। करेक्शन करिएगा, नाम में करेक्शन करिएगा अक्षय। मैं भाजपा का नेता नहीं, एक पत्रकार हूँ जी, आप सुधारिएगा, और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए जी। और रही बात, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ जो आप अभी कांग्रेस के नेता से पूछ रही थी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता क्षमा करेंगे, पूछ रही थी। प्रवक्ता नहीं, नेता ही हूँ, वो प्रवक्ता भी मिस्टेक है। कोई बात नहीं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, ठीक है। तो वो जो आप सवाल कर रही थी सोनी जी, आपका सवाल बहुत मौजू है कि भाई बिहार में पलायन रुक गया क्या, गरीबी खत्म हो गई क्या जी, लोग संभल गए क्या, बहुत बिल्कुल सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। अभी आपके यहाँ शुक्ला फोन कर रहे हैं, इसी के बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। जी जी, कोई बात नहीं जी, जारी रहूं क्या? हाँ हाँ जी, कंटिन्यू सर। हाँ, तो वो ये सियासी खिचड़ी है, सियासी पेच है, जातीय ठीक बात है अक्षय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन कभी कभी ये तकनीकी खामी के चलते नाम में परिवर्तन होता है, लेकिन गुजारिश भी होगी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं कि ये तकनीकी खामी के चलते ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, ऐसे मुझे लगता है ऑन एयर ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं लगातार। देखा जाए कारण भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कौन से ऐसे कारण हैं, क्या वजह है जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो कार्रवाई को लेकर जो पेच ये फंसते नजर आ रहे हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है जातीय जनगणना को लेकर। आर बाग जी, वो कारण, वो वजह भी जानना चाहेंगे। आपके पास आएंगे आर बाग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार वापस से शैलेज सिंह जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ, मिल पा रही है। हम आपके पास लौटते हैं, मुझे लगता है आर जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जो रोक लगाई गई है, क्या बदलाव आएंगे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में। हालांकि नीतीश सरकार को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने भी इस जातीय जनगणना को लेकर एक समर्थन कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक पत्र लिख दिया, तो इस बात का भी जिक्र हम करेंगे, क्योंकि समर्थन पूरी तरीके से है इस बात का। आपकी आवाज नहीं मिल रही। शैलेज सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही। जातीय जनगणना से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे बिहार की राजनीति में? देखिए, भारत को आजाद हुए ये जातीय जनगणना अंग्रेजों के समय से होती रही है। बिहार हो या फिर पूरे देश हो, जब देश आजाद हुआ था तभी ये बात उठी थी कि जातीय जनगणना होने से एक विभाजन होगा, लोगों में एक विभाजन होगा कि भाई ये समाज टूटेगा करके। तो देश में चूंकि उस समय आरक्षण, संविधान के तहत एक आरक्षण की पद्धति तय की गई ताकि निचले तबके को न्याय मिल सके और उनका विकास हो सके। क्योंकि क्या था कि जो बौद्धिक स्तर माना गया था वो ऊंची जाति का अलग बौद्धिक स्तर माना गया था, और नीची जाति का स्तर जो था सामान्य अन्य जातियों का, वो बौद्धिक स्तर अलग माना गया था, और आरक्षण की पद्धति इसीलिए लागू हुई थी आज। और उसका ये टारगेट रखा गया था कि 50 साल में इस आरक्षण की पद्धति को बदलाव किया जाएगा। परंतु जब देश में इसका बदलाव धीमा हुआ और जनसंख्या बढ़ता गया,
तब ये आरक्षण की पद्धति को आगे बढ़ाया गया। अब जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि ये है जो है, आज हमारा देश आजाद हुए 75 साल हो गया। 75 सालों के बाद ये हमारा जो टेन्योर था वो बढ़कर के 25 साल ज्यादा हो गया। और अब जाकर के अगर जातीय जनगणना होती है तो देश को कानून बनाने में, एक प्रक्रिया बनाने में ये सहयोग मिलेगा कि अभी हमको कितना आगे तक लागू रखना है, या एक क्या नया स्कीम बनाना होगा कि इसमें सुधार हो, जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ कैसे न्याय किया जा सके। इन सारे चीजों को लेते हुए, इन सारे परिप्रेक्ष्य को लेते हुए कांग्रेस आज चाहती है। लेकिन सियासी दलों का जोर गरीबी पर क्यों नहीं होता? देखिए, गरीबी हटाने के लिए ही जाकर के और स्तर को बढ़ाने के लिए, निचले तबके के स्तर को बढ़ाने के लिए ही आरक्षण की पद्धति रखी गई। तो एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग को लाभ पहुंचाने की कवायद है सरकार की। ऐसी बात नहीं है, एक ही वर्ग को लाभ पहुंचाने की बात है। अगर ऐसी बात होती तो जब स्वर्ण के लिए स्वर्ण गरीबों के लिए 10% का अलग से आरक्षण तय किया गया तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। क्योंकि क्या है कि सभी लोग चाहते हैं कि जो भी लोग गरीब हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। एक सुविधा के साथ पढ़ने वाले बच्चे और एक जो असुविधा के साथ, कहने में ये बातें बड़ी आसान सी लगती हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर सुविधाएं, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण के नाम पर सुविधाएं मिल पाती हैं। ओबीसी का दांव राहुल गांधी ने भी चला, जैसा कि कर्नाटक अभी हालिया जो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की कांग्रेस ने, तो ये ओबीसी का कार्ड और समर्थन भी कहा जा सकता है। हालांकि उसके पीछे की भी बहुत कहानी है और यही वजह है कि वहां से बीजेपी सत्ता मुक्त हो गई। जी, आपने बड़ा अच्छा से कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने सीधे सीधे मन से कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और पिछड़ी जाति के लोगों का समर्थन चाहिए। तो मीडिया वालों को प्रधानमंत्री का बयान क्यों नहीं दिखता भाई? उन्हें राहुल गांधी का बयान जरूर दिखता है, मगर मीडिया को यह भी देखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री हर मन से, चुनाव के हर मन से उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ा जाति का व्यक्ति हूं, मैं पिछड़ा हूं, लोग मुझे दबाना चाहते हैं। जबकि अगर भारतीय संविधान का ये सबसे गौरवान्वित प्रसंग है कि एक चाय वाला भी यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, और ये हमारे भारत के संविधान की विविधता है जो कि इस चीज को बचाए रखा कांग्रेस ने 70 सालों तक। अगर इसमें थोड़ा सा भी तोड़ मड़ोड़ किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जिस तरह से आज भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ और ये तय सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति को ही सुप्रीम बनाया जाए, उस तरह के संविधान में कांग्रेस ने आज तक 70 सालों के राज में कभी भी नहीं छेड़छाड़ किया। इवन वाजपेयी जी ने भी कभी भी इस तरह की बातें नहीं की। चलिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का भी जिक्र कर दिया कि उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी, फिर आपने इस बात का भी जिक्र किया कि वो बीजेपी पलट गई। मुद्दे पर वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम सवाल हैं जातीय जनगणना को लेकर, हालांकि अभी फिलहाल जो नीतीश सरकार को झटका लगता नजर आ रहा है, एक नज़र इस पर भी रहेगी और क्या कुछ पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात पर भी बात करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1952 का जिक्र करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तत्कालीन जो गृह मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम जातीय जनगणना करते हैं तो देश का सामाजिक ताना बाना जो है वो टूट जाएगा। ऐसे तमाम वक्तव्य आए और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार की बात करें, संसद तक ये मसला भी पहुंचा। सपा क्योंकि समर्थन करती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस बात का समर्थन किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और इस मसले को उन्होंने संसद में उठा दिया। और इसी को लेकर हालांकि अभी जिस तरीके से अदालत ने रोक लगा दी है नीतीश सरकार को और गठबंधन सरकार को एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ पहलू हैं, उस नज़रिए पर भी एक नज़र डालेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आर बागजी भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए हैं, आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो वो कौन से कारण हैं और कौन सी वजह हैं, उनको भी जानना चाहेंगे। जी
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर जो अड़चने आ रही हैं या फिर जिस तरीके से रोक लगाई है अदालत ने, क्या कुछ वजह हैं, क्या कुछ कारण हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी जी जी। अब देखिए, ये जहां भी ये कास्ट इश्यू को लेके, भारत जो है जाति प्रधान देश है और सबको पता है कि किसकी जाति क्या है। सुप्रीम कोर्ट पे जजों की भी मैं कहूंगा यहाँ बिना जाति के पैदा नहीं होता भारत। अगर उसको सोशियो पॉलिटिकली इश्यूज देखेंगे, सबसे ज्यादा बिहार जैसे राज्य है, बिहार में आप देखिए फरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, वो दलित है, महादलित है, बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड है। पहले भी ये रिजर्वेशन महादलित लोगों को भी मिल चुकी है बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये जो अड़चने हैं, मैं बार बार उसी टॉपिक पे आऊंगा, उसी विषय पे आऊंगा कि जब तक गिनती नहीं होगा, 70-80 साल देश को आजाद हुए हो गया है, ये सारा का सारा रोज हर साल हम लोग बजट करते हैं। बजट इसलिए करते हैं कि जितने भी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पे जितने भी संसाधन है, साधन संसाधन है, इसका बंटवारा करके कैसे जो पॉलिसी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है किया जाए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कौन कौन लोग ज्यादा सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुए हैं, कौन सा तबका सबसे ज्यादा क्रीम खा के उनका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन से जाति के सबसे ज्यादा जजेस हैं। अभी तक कितने साल हो गया, 70 साल में कोई आदिवासी जज नहीं बना है, बैकवर्ड कास्ट में कोई जज, तो कोई यादव जज में नहीं सुना हूँ, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी नहीं है, महाधिवक्ता नहीं है, एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट जनरल नहीं है। तो तमाम इशू जो होगा कि 80 साल के बाद, 70-80 साल के बाद आखिरकार भारत कहां पर है, भारत के लोग कहां पर हैं, बिल्कुल जो वंचित बेहद अहम बात है ये। हाँ, पिछड़े जात के लोग कहां पर हैं, उनका देखो, ऐसे सब डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व जो है गणतंत्र का आत्मा है। आप बिना रिप्रेजेंटेटिव सबको रिप्रेजेंट करते, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि शेड्यूल कास्ट कौन है सबको पता है, कितना गिनती है सबको पता है, शेड्यूल ट्राइब सबको पता है, लेकिन खास करके जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका कितना परसेंटेज, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास पीछे लूंगा। 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ। दूसरा है कि जो पिछड़ों का जो आर्टिकल 340 दिया बाबा साहब अम्बेडकर, 21 फरवरी जो ओबीसी का जन्म हुआ 1948 21 फरवरी को, तो नेहरू को कहा कि पटेल साहब को भी कहा कि भाई इनको एक कमीशन बना दीजिए, अदर बैकवर्ड कमीशन। आप देखिए बहुत सालों तक कमीशन भी नहीं बन पाया। काका कालेकर कमेटी तब बना जब बाबा साहब अम्बेडकर रिजाइन करने के बाद ही काका कालेकर कमेटी बना, और उसके रिपोर्ट तो दे दिया, डेटा तो दे दिया, लेकिन लंबे समय तक देश में ओबीसी कमीशन नहीं बना। और काफी देर बाद मंडल साहब जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करे बिहार में, उनकी अध्यक्षता में फिर मंडल कमीशन आयोग ये बना, उन्होंने फिर सिफारिश की और अपने रिपोर्ट सौंपा, और उसके बाद देश में जितना बड़ा आंदोलन हुआ, मंडल कमीशन लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। 7 लोगों ने अपनी शहादत दी, उसमें 4 लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी के 3। इतना बड़ा आंदोलन चला, मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो, खाली करो। ये राजीव गोस्वामी सुसाइड कर दिया, लोगों को ये गया ओबीसी के लोगों को कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण बढ़ने जा रही है। लेकिन फिर भी केस कर मंडल कमीशन केस चला, आपको पता है इंदिरा गांधी वर्सेस लंबा समय चलने के बाद फिर लेट आया, और एक सबसे बड़ा भारत की आधी आबादी को अधिकार सर्विस में मिलने के लिए जितने भी अधिकार है जो संविधान दिया है उसको पाने के लिए उनको बिल्कुल एक लंबा इतिहास का जिक्र कर दिया आपने, पूरा डिस्क्राइब कर दिया सर। जी 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 जी। एक डेटा के लिए सारा खेल है डेटा। आपके मोबाइल में अगर डेटा है ही नहीं तो आप मोबाइल कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो कहते भाई क्वांटिटेबल डेटा करो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस था,
केस हम एसएलपी फाइल किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं कि whether that particular community is adequately represented or not, whether you have 24 डेटा है कि नहीं। और जैसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय कि भाई आप डेटा कलेक्ट करने के लिए एक डायरेक्शन दे दिए, तो कहते हैं नो, दिस इज पॉलिसी। ठीक है, हमारे जी आते हैं सर, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ अक्षय आर्या जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अक्षय आर्या जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो अब अदालत ने रोक लगा दी है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर। नीतीश सरकार को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये भी बेहद अहम है कि जैसा हमारे साथ अभी शैलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले समर्थन कर रही थी और अब पलटती नजर आ रही है। और एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। तो आखिर इतना ये बदलाव क्यों? और प्रतिक्रिया आपकी बेहद अहम है। जी मैं यहाँ आपको और आपके पैनलिस्टों को ये चीज पहले यहाँ बता दूं कि हमारे जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे, आदरणीय संजय जायसवाल जी, उन्होंने शुरू से इस चीज का विरोध किया और इसको लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चाएं गर्म रही कि भारतीय जनता पार्टी सामने से कहती है कुछ और, पीछे से कुछ और, जबकि हमारा स्टैंड एकदम बिल्कुल क्लियर था कि जातिगत जनगणना कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर स्टेट चाहे तो कास्ट सेंसस वर्ड का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना उचित होगा। एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि डाटा वो आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसको जातिगत जनगणना का नाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना की जो शुरुआत की उसमें शुरू से ही कई सारे फ्लॉज रहे थे। और इसमें एक बात ये भी उभर कर सामने आई कि इसमें एक, चूंकि यहाँ वकील साहब बैठे हुए हो, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि निजता के हनन का मामला सामने आया कि आप जो बहुत ही अहम और निजी जानकारी, गोपनीय जानकारी लोगों से मांग रहे हैं, जिसके बारे में पहले से कहा नहीं गया था कि आपको ये सब जानकारियां देनी पड़ेगी, वहां उसको लेकर के एक पिटीशन हाईकोर्ट में भी दायर किया गया कि भाई आप जो निजी जानकारियां ले रहे हैं, इसका किस खतरनाक तरीके से डाटा का इस्तेमाल हो सकता है। सरकार आगे कोई और भी, किसी और की सरकार आए, वो सरकार इस डाटा को किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, लोगों के हित में रहेगा या उसका अहित किया जाएगा। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, जिसका की परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जातीय जनगणना को तत्काल रूप से रोकने का आदेश दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के मामले में शुरू से एक स्टैंड रखा है कि हम लोग राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की बात करते आए हैं, जिसमें जातिवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। और इस पॉलिटिकल सेंसस जो जाति आधारित गणना, इसको आप इस तरीके से कहें कि हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में एक जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उसमें बिहार सरकार के साथ जब एनडीए के गठबंधन था, तो उसमें जाति आधारित गणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जरूर रहा था कि हाँ आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब इसको दूसरा रूप देकर के एक कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, इसको लेकर के शुरू किया गया, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी नेताओं ने इसका विरोध किया कि आप जातीय जनगणना, आप कास्ट, क्योंकि सेंसस का जो मामला है, जो जनगणना का मामला है, वो केंद्र सरकार के अंदर होता है, वो केंद्र सरकार के अधीन है, वो बिहार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट वो अंडर में जुरिस्डिक्शन में वो नहीं आता, वो नहीं करवा सकते हैं कास्ट सेंसस। तो ये तो सबसे पहले गलती थी कि आप जाति जनगणना शुरू करवाएं। और बात हुई थी जाति आधारित गणना, एक सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए, लेकिन उसको लेकर के तोड़ मरोड़ कर किसी न किसी तरीके से उसको पेश किया गया सरकार के द्वारा कि भाई भारतीय जनता पार्टी पहले तो इसके पक्ष में थी, अब विपक्ष में। कभी भी हम लोग जाति आधारित जनगणना के मामले में आते हैं सर, आप ही के पास आएंगे। जातीय जनगणना को लेकर के भाजपा का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि हम लोग इसके विरोध में थे हैं। अगर आप और इसको लेकर के सरकार का एक और चीज बहुत बड़ी खामी जो है वो सामने है कि आप अगर ये रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो आपका क्या है, रोड मैप क्या है, आप किस तरीके से, बिल्कुल एजेंडे की बात आ जाती जी। हाँ, आप सारा डिटेल तो दे रहे हैं, लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया
कि इससे भलाई कैसे होगा, आप विकास कैसे करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। रिकॉर्ड लेकर के आप किस तरीके से उन लोगों का भलाई करने जा रहे हैं, आप क्या जमीन का आवंटन करने जा रहे हैं, आप क्या रोजगार देने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो पहले ठीक है। आपके पास आते हैं शैलेश सिंह जी। देखा जाए स्टैंड बीजेपी का क्लियर था, जैसा कि अभी आप सुन भी पा रहे होंगे। एजेंडा क्या है और अभी तक क्या हो रहा था? अनम्यूट करिएगा सर। पहले तो मैं बता दूं, अक्षय आर्य जी, भाजपा जब नीतीश जी के सरकार के साथ थी उस समय यह तय हुआ था और एक प्रतिनिधि मंडल नीतीश जी के नेतृत्व में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे। उस समय भाजपा इस जातीय जनगणना के समर्थन में थी। कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी इस जनगणना के समर्थन में रहती और सर्वदलीय जब मीटिंग हुआ था उस समय जातीय जनगणना शब्द था। जातीय जनगणना जाति आधारित गणना थी, वो जातीय आधारित ही आज भी जातीय आधारित ही जनगणना है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसी आधार पे रोक लगाया है कि यह सेंसस जो है वो केंद्र सरकार का मत है, वह राज्य सरकार का मामला नहीं है, इसलिए जाके पूरे भारत में जब जातीय आधारित जनगणना होगी तब जाके बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही अपना फैसला दिया है। क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है जनगणना, बिहार अकेले ही जातीय आधारित जनगणना नहीं कर सकता है, वो होगा तो पूरे देश में होगा। इस बात पे रोक लगाया केंद्र सरकार ने। इस बात को तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये केंद्र का मसला है, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट की अंदर में परंतु एक समय भाजपा इसके समर्थन में रही थी जातीय आधारित जनगणना के। और जब कांग्रेस की केंद्र सरकार थी पिछले 20 सालों से भाजपा इसके समर्थन में थी कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए थी। आज चूंकि केंद्र में सरकार नहीं है, आते सर आर बाग जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस का स्टैंड इसलिए नहीं क्लियर था क्योंकि कांग्रेस ने क्लियर कर रखा था कि समाज में विघटन ना हो और इसलिए जाकर के जातीय आधारित जनगणना, चूंकि आरक्षण चल रहा था, क्योंकि आरक्षण खत्म करने की तिथि से 25 साल हम आगे आ गए हैं और इन सारे चीजों को कि सामाजिक स्तर पे विकास किस तरह से हो, इसलिए जाके जातीय आधारित जनगणना का समर्थन आज कांग्रेस कर रही है। परंतु भाजपा एक समय यही मांग करती आई थी और आज जब केंद्र में सरकार आई तो भाजपा इस बात से पलट गई। अक्षय जी, क्या ऐसा ही है? हालांकि कर्नाटक की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए, यहाँ पर भी मेरा शैलेश जी से एक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस भी स्टेट्स में है, क्या आपने अभी तक देखा कि वहां जातीय जनगणना करवाई गई हो? अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है तो फिर बाकी सारे स्टेट्स में ये क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने करवाया? देखिए, ये तो पहली बात है। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात है। और सुन लिया जाए, और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात हो रही है तो मैं बार बार ये कह रहा हूं और ये ऑन द रिकॉर्ड आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये शब्द शुरू से ही जाति आधारित गणना, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड करने के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए, ये गणना शब्द का जाति आधारित गणना, ठीक है, एक बार अधिवक्ता आधारित गणना की बात की गई थी। और जातीय जनगणना जो है कास्ट सेंसस की जो बात है, ये बात कहीं से निकल कर नहीं आई थी। और उसके बाद फिर नीतीश जी राजद के साथ चले गए और शुरू से उनका और तेजस्वी जी का ये शुरू से रहा है कि भाई हम लोग जाति जनगणना करवाएंगे। लेकिन उनके शायद जो वकील है उनको इस बात की जानकारी होगी कि जैसे ही ये सब शब्द जो है, लेकिन अक्षय जी एक बात समझ में नहीं आती, अगर दोनों ही चीजों को देखा जाए तो इससे बेनिफिट क्या है और किस तबके को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जातीय जनगणना से? क्या नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है? एक बार फिर से क्या गरीबी दूर होने वाली है? पलायन रुकने वाला है? क्या फायदा मिलने वाला है आम जनता को? ये सियासत किस बात की? देखिए, जातीय आधारित जनगणना जब होगी तभी तय होगा कि निचले स्तर का विकास कितना हुआ है, और वो एक तब जाकर के जब जनगणना हो जाएगी एक आंकड़ा आ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था शैलेश सिंह जी? अगर आप विकास की बात करते हैं, ठीक है, विकास जातीय जनगणना से ही विकास संभव है, नहीं, और अभी तक क्यों नहीं? अभी तक क्या हो रहा था उस पर भी बात करेंगे। एक बार आर बाग जी का रुख कर लेते हैं, आपके पास आएंगे।
अब विकल्प की अगर बात करें तो अब विकल्प क्या बचा है बिहार सरकार के पास? साथ ही आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी 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 देखिए, बात है कि इस देश में ऐसा कोई जात बताइए जिसका संगठन नहीं। भारत में हर जाति का सम्मेलन आप देखोगे और बाकायदा ये लोग चिल्ला चिल्ला के रोड पे मोर्चा खोल के कहते हैं कि हमारा आबादी इतनी है, अभी तक हमारा कोई मंत्री नहीं बना है। और खास करके बिहार यूपी जैसे आप ये जरूर देखोगे। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देश का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 2014 के रैली में कि मैं पिछड़ा माँ का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा माँ का बेटा हूँ। तो अगर कह ही रहे हैं तो फिर गिनती कराने में क्या दिक्कत क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात, विकास मॉडल की जिस तरह से बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल में 40,000 जो स्त्री है, औरत है, वो लापता है। ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है। तो यही कहता हूं भाई, मॉडल दिखाना भी है तो भाई आधी आबादी देश की उनका गिनती कराने में ऐसा कौन सा मजबूत कानूनी पहलू क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इस देश में जातीय जनगणना नहीं होता था। और नीति आयोग आप किस लिए बनाए? नीति आयोग इसीलिए बनाया है, उसका अगर एम एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, पर नीति कैसे करोगे जब तक गिनती नहीं करोगे? तो नीति किस आधार पे बनाओगे आप? अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी सरकार में रही है, 2000 कोशिश किया था, हमने डेलीगेशन भी दिया कि भाई आप इसके ऊपर करिए, अमल करिए। रामलीला मैदान मानसिक नाम का एक संगठन बहुत बड़ा, उसमें शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव, सब लोग जाके एकदम मोर्चा को लेते। और सबको पता है कि किस तरह से मार्शल बुला के मुलायम सिंह जी को, माननीय लालू यादव जी को बाहर का रास्ता दिखाया था पार्लियामेंट में। ये तमाम इश्यूज है। और जब भी मौका मिलता है, बात है कानूनी, जो अक्षय जी कह रहे थे कि ये सेंट्रल लिस्ट का मामला है। कास्ट सेंसस अलग चीज है, एक सेंसस अलग चीज है। सोशो इकोनॉमिक डेटा नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से इकट्ठा होता है, कोई बात नहीं। बिहार सरकार एक छोटी सी एक्ट बनाती, एक्ट में एम एंड ऑब्जेक्टिव को क्लियर करती कि भाई किस लिए सर्वे कर रहे हो आप? पिछड़ा वर्ग को हो सकता है डेटा होता तो पता चल जाएगा भाई इतने लोग पर कैपिटा इनकम कम है, इनका माल न्यूट्रिशन ज्यादा है, हेल्थ इनका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, हम उनको स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। संविधान किस लिए? ये प्रावधान है, सरकार यही करती है कि भाई उनके शैक्षणिक स्थिति को आगे बढ़ाए, उनके सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाए, उनके स्वास्थ्य स्थिति को आगे बढ़ाए। इसीलिए है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम अभी आपको स्टे नहीं लगाए। दो तरीके से डील हुआ। एक था कि ये जो सेंसस आप नीतीश सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये कास्ट सेंसस का नेचर का, आप कहते कुछ है, कर क्या रहे हैं आप? सिंपल सर्वे नहीं है ये। जो सरन साहब, जो सीनियर एडवोकेट और सीनियर पुलिस हैं फ्रेंड, वहां पे जो आर्गू कर रहे थे, उनको ये जो सेंसस है, हम ये सैंपल सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, इसका जो नेचर है कास्ट सेंसस की तरह है और कास्ट जनरल सेंसस की तरह। और जहां सेंसस होगा तो आपका सीरियल नंबर 69 आर्टिकल 246 प्ले कर जाएगा, जो इनर लिस्ट पे है। इससे पहले एक डिबेट देश में चला और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग सेंसस को स्टेट और यूनियन लिस्ट के बीच में जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखे। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे रखा है, सिर्फ स्टे लगाए हैं। जुलाई के बाद इसके ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा। अभी इसके विषय में कुछ जरूरी या उतावला करके कोई स्टेटमेंट देना, ये इमेच्योर स्टेटमेंट होगा। अभी भी समय है, माननीय न्यायालय के पास मामला विचाराधीन है, पेंडिंग है। मगर यही है कि आज देश में 2023 में हम लोग है, एक डिमांड है कि क्योंकि ये वास्तविकता है, भारत के लोग अपनी जाति बरादरी में ही शादी करते हैं, सबको पता है। आप पेपर मीडिया निकालिए, वहां पे कास्ट निकल जाएगा, कास्ट ब्राइड का नाम मिलेगा, जो होमोसेक्सुअल है उनका भी कास्ट ग्रुप निकल जाएगा आपको। तो ये वास्तविकता है, उससे हमें नहीं करना चाहिए और ये देश के सब लोग सामने आना चाहिए कि भाई अभी तक विकास का जो मिठाई है इन लोगों के पास
है, किन लोगों के पास अभी जाना बाकी है, ये होना जरूरी है। इसके ऊपर हम लोगों सबको बात ठीक करना है। चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दांवपेच के अलावा राजनीति का भी बेहतर अनुभव साझा कर रहे हैं आप, क्योंकि जो देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। आपके पास आएंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल जो अभी आर बागची ने भी किया कि आखिर क्या वजह है कि भाई केंद्र सरकार इस मसले को नहीं करना चाहती, ये जातीय जनगणना से दिक्कत क्या है? जिक्र भी होता है जी ये जितने भी जातीय जनगणना के जितने भी पैरोकार हैं, आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जितने भी जातीय जनगणना के जितने भी पैरोकार रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि और ये आपने देखा होगा कि शुरू में जब ये जातीय जनगणना की बिहार में बात हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक उनकी जो सहभागिता हो वो बढ़े। हाँ, बिल्कुल, जिनकी भी संख्या ज्यादा हो। हाँ, कि उनकी सब। अब ये बताएं कि क्या नंबर से अगर आप सामाजिक सहभागिता बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे सोसाइटी में केओस आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि फिर एक होर लगे कि भाई इस फलाने का जाति का जो है वो नंबर ज्यादा है, तो अब दूसरी जो जाति है वो भी नंबर अपना बढ़ाए, क्योंकि सामाजिक सहभागिता बढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर तो पिछड़ जाएंगे। देखिए, मैं बड़े ही सम्मान के साथ करना चाहूंगा, शादी विवाह धर्म ये सब पूजा पाठ ये सब व्यक्ति का एक व्यक्तिगत, हम लोगों का कोई किसी भी व्यक्ति का ये अपना निजी मामला है। इसमें आप सामाजिक व्यवस्था को नहीं जोड़ सकते हैं। आप इसमें सामाजिक व्यवस्था को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शादी विवाह पूजा पाठ और राजनीति है यहाँ पर। आप इसको जोड़ नहीं कोई सकते। इंटरकास्ट मैरिज करे तो आप जान मैं वही तो कह रहा हूँ, शादी विवाह पूजा बात पूरी हो जाने दीजिए और राजनीति इन दोनों चीजों को आप जोड़ने की कोशिश मत करें। आप समाज को तोड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि वहां जैसे ही ये नंबर की बात अगर आएगी, तो उसके बाद सभी वर्ग सभी समाज के लोग एक और समझ जाएगा, क्योंकि अगर वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो सोचेंगे कि भाई हमारा नंबर तो बहुत कम हो जाएगा, पीछे हम तो फिसड्डी हो जाएंगे, हमारी सामाजिक सहभागिता तो बहुत कम हो जाएगी। तो उस मामले में उसके बाद शैलेश जी, क्या ऐसा है, साथ ही क्या धार्मिक तुष्टीकरण के बाद अब जातीय तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलने जा रहा है? आप अक्षय जी की बात भी सुन पा रहे होंगे जी। जी देखिए, ऐसा है कि जातीय जनगणना एक रोड मैप तैयार करने के लिए बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। आगे का जो 70 साल 75 साल देश की आजादी के हो गए हैं, आज 76वां वर्ष हम मना रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी इसे अमृत काल का भी रूप दे चुके हैं कि अमृत वर्ष है। तो भाई इस अमृत वर्ष में एक नया रोड मैप तैयार हो। हम लोग भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार इस बात को मान ले कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और एक अमृत काल का अमृत उस निचले तबके को भी जाना चाहिए जो ये तय करे कि भाई उनकी सामाजिक स्थिति बढ़े, उनकी सामाजिक सहभागिता भी बढ़े, और उनका जीवन स्तर और ऊपर हो। भाई इस अमृत काल में अमृत उस निचले तबके को भी तो दीजिए। लेकिन फॉर्मूले को भी समझाना होगा ना सर। अगर सामाजिक सहभागिता की बात करते हैं, हम विकास की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मूला भी समझाना होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है जो काम करेगा इस दिशा में? भारत देश आजाद हुआ था उस समय जो हमारे सामाजिक तबका था, एक निचला तबका था, आरक्षण के तहत उस तबके को बढ़ावा मिला है। और आज बहुत सारे IAS IPS और अन्य सरकारी नौकरियों में भी आप देख सकते हैं कि उस वर्ग के लोग हैं, उनकी सहभागिता बहुत बढ़ी है। और आगे का रोड मैप अगर तैयार करना है किसी भी सरकार बोल लीजिए, दोनों लगभग बात सेम ही है, और इसको खाली कान इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए। हरित हो, ताकि एक रोड मैप तैयार किया जा सके, नीति आयोग के द्वारा एक रोड मैप तैयार किया जा सके कि आगे का 50 वर्ष का हम लोगों को क्या कानून बनाना है, कैसी व्यवस्था बनानी है,
और उस व्यवस्था को तय करने के लिए जब तक आपके पास आंकड़ा नहीं होगा, एक सही आंकड़ा नहीं होगा, तो फिर जाकर के आंकड़े से मुझे लगता है चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है अक्षय आर्या जी, जो डाटा है, जो डेटा है, वो क्यों नहीं इस तरीके से सामने दिया जा रहा है? क्योंकि चीजें पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है। क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है? सारी चीजें एकदम सामने आ जाएंगी, दिक्कत कहां पर आ रही है, क्या वजह है? बात है कि कांग्रेस कहती है कि रोड मैप तैयार करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार सुना जाए, और बिहार में विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया, समुद्र होता तो विकास हो जाता है। और हाँ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। और हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है रोड मैप, विकास के रोड मैप के लिए। अरे भाई साहब, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आप किसी भी राज्य का नाम लो, बिहार से सभी डेवलप्ड है। कौन सा रोड मैप है वहां जातीय जनगणना का? कौन से जातिवाद का वहां रोड मैप लेकर के वो चल रहे हैं? आप जैसे ही बिहार में घुसेंगे, यहाँ के लोग गर्दन से ऊपर तक जात में भरे पड़े हुए हैं। इनको सिर्फ जाति और सिर्फ जाति ही नजर आती है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप जाति गिनकर उनका क्या, आज तक लालू यादव, रामविलास पासवान, जितने भी दलित के चेहरे हुए, दलितों का वोट उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई। आज बिहार में दलितों की स्थिति देख लीजिए, दलित किस तरीके से जी रहे हैं। महादलित और दलित जो नीतीश जी ने नाम रखा है, आप चले जाइए दलित मोहल्ले में, आप चले जाइए महादलित मोहल्ले में, आप जाकर देखिए उनकी क्या स्थिति है। आखिर ये रामविलास पासवान और लालू यादव, इन्होंने इतने वर्षों में क्या किया दलितों के लिए? और यही चीज आप जातीय जनगणना करके उनके साथ क्या एक क्रूर मजाक सिर्फ ये किया जा रहा है। ठीक है, अगर उधर असर नहीं देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है आपत्ति भी नहीं जताई जानी चाहिए इस बात को लेकर। सर, आपके पास आएंगे। आर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। जी, बहुत कम शब्दों में। जैसे कि आपको फिलहाल यहाँ पर बाघ है, आर्या है, सिंह, भाई तीन गिनती में आ रहे हैं ना कि बाघ है, कैसे पता चला मुझे? मैं गिना कि 3 आदमी है और उसमें एक बाघ है, एक आर्या है, एक सिंह है। गिनती करने के बाद तो पता चला ना। आपको कोई पूछेगा कितने प्रवक्ता आप बुलाए थे, आप कहोगे 3 पैनलिस्ट थे, एक नहीं आए थे, एक वंचित हो गए थे जो बीच में जुड़े थे। ठीक बात सर, माफी चाहेंगे, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जो एक बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर डाटा क्यों नहीं सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि निष्पक्षता और पारदर्शिता यहां पर सामने आएगी। तकलीफ क्या है, दिक्कतें कहां पर आ रही हैं जो डाटा सामने नहीं रखा जा रहा है, किसकी पोल खुलती नजर आएगी। और जातीय जनगणना को लेकर जो अदालत ने रोक लगाई है, अब इस पर जरूर ये कहा जा सकता है विकास तो कोसों दूर नजर आ रहा है फिलहाल, लेकिन कहा जा रहा है दिक्कत भी क्या होगी अगर जातीय जनगणना हो जाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यही नजर आ रहा है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।